जब मैं पैदा हुआ माई फादर वॉज इन जेल। मेरी पहली सालगिरह भी जेल में हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फा वेव बाय सैमरी दादा और हमारी सीरीज़ चल रही है सुपर सोल्स की। और इस सीरीज़ में हम आपको उन शख्सियात से मिलवाते हैं कि जिनका ना सिर्फ अपने मुल्क के लिहाज से और दूसरा उनकी कंट्रीब्यूशन आलमी सतह पर भी होती है। आज जो हमारे साथ शख्सियत है उनका पॉलिटिकल विजडम भी है, उन्होंने सोशल वर्क पे भी बहुत ध्यान दिया है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से भी उनका ताल्लुक़ है और उसके ऊपर वो डिफरेंट अपने लेक्चर्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। और उसके साथ साथ वो एक लॉयर भी हैं। तो और इसके अलावा वो इकोनॉमिक्स के हवाले से उनकी जो राय है वो बड़ी मुस्तनद समझी जाती है और वो डिफरेंट लीगल चैप्टर्स के ऊपर इंटरनेशनली ना सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं बल्कि लेक्चर्स भी देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब और हम आपके उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू जुल्फ़िकार फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि इट्स अ प्लेजर। आपने कैसे वक्त निकाल लिया आज? बस आपने कहा कि आना है तो अच्छा, फिर इसलिए ऑफिस से आज जल्दी निकल के आ गए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही एक रिच हिस्ट्री है पॉलिटिक्स के हवाले से। अगर हम आपके वालिद साहब की भी बात करें तो आप ज़ाहिर है उसी में आपने अपना सारा टाइम पीरियड गुजारा, तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, बचपन से जब मैं पैदा हुआ उस टाइम पे 1978 में माय फादर वाज इन जेल। तो क्योंकि शादी हुई मेरे फादर की अप्रैल 77 में, उसके 4 महीने बाद वो पकड़े गए। अगस्त 77 में ज़ियाउल हक का मार्शल था। जी। तो मेरी पहली सालगिरह भी जेल में हुई। अच्छा। पंजाब की सारी जेलों में वालिद साहब को मिलने जाते रहे, मियाँ वाली से लेके अटक तक, कोट लखपत जेल, कैंप जेल, गुजरांवाला जेल, यानी पंजाब की तकरीबन सारी जेलों में फिरते रहे। शाही किले लाहौर में रहे, कोड़े खाए उन्होंने। तो फिर ये कि एक अच्छा टाइम भी देखा, इलेक्शन कई लड़े, फिर मिनिस्टर वो 3 दफ़ा बने। तो फ्रॉम जेल टू पैलेसेस हर किस्म का एक्सपोजर मिला अल्लाह ताला का। तो नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो जो एक पॉलिटिकल था ना, मैंने सारी ज़िंदगी में वालिद साहब को जो उनकी स्ट्रगल थी वो यही देखी है कि उन्होंने ग्रास रूट पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी की रखी सारा। आज की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, आज की वो पॉलिटिक्स नहीं रही। आज की पॉलिटिक्स है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे मीटिंग्स करें, लिमिटेड लोग बुलाएं। तो लीडर पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा लोगों को। तमाम पॉलिटिकल, मैं एक किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर, तब अक्रॉस द बोर्ड जो है ना पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो गया। जो गरीब आदमी है या ग्रास रूट पे मिडिल क्लास है उसकी वो इम्पोर्टेंस भी नहीं रही। वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द पीपल हु मैटर उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसकी वजह से भी लीडरशिप को थोड़ा सा होता है कि जी हम खुद ही चीज़ें मैनेज कर लेंगे, कुछ सपोर्ट हो जाएगी। तो आप देख लें पंजाब के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं गवर्नमेंट में वो इस तरह ही आई हैं, मैनेज मनोवर्ट करके। तो पॉलिटिक्स तो हमने सारी ज़िंदगी घर में बैठ के, बल्कि पॉलिटिक्स ऐसे है कि रोज़ अगर टीवी ना देखें या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का पता ना चले तो इट फील्स लाइक कि समथिंग इज़ मिसिंग इन लाइफ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब मुझे जुल्फ़िकार ये बताइए कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी है जी। वो एक बड़ी आइडियोलॉजी पे हमेशा चली है और उनका जो वोट बैंक है वो वाकई ग्रास रूट से उन्होंने, और अभी भी जिन लोगों की उस आइडियोलॉजी से वो मैच करते हैं वो अभी भी, जो मैं एक उस तबके की बात करें जो गरीब भी है, जो कि ज़रूरतमंद भी है, उनकी बड़ी अभी भी लाइकिंग है। तो आपको नहीं लगता कि अब पीपल्स पार्टी की उस तरह कनेक्टिविटी आप कैसे देखते हैं अपने ग्रास रूट लेवल पर? हाँ, पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ जब पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई बीबी शहीद के जाने के बाद। तमाम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल की हुई थी उनकी लीडरशिप के साथ कनेक्टिविटी कम हो गई, ना होने के बराबर थी। आप देखें उसका रिज़ल्ट देखें कि जो डिलीवरेंस होनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 100% तो कोई भी परफॉर्म नहीं करता। तो वो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से नुकसान ये हुआ कि पंजाब में जो हमारी पोजीशन है, केपीके में, बलूचिस्तान में, एजेके में, 2013 में 18 के इलेक्शन में देख लें, तो ये तो पार्टी अगर कनेक्टिविटी नहीं रखेगी लोगों के साथ तो ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह आपने बीबी की, मोहतरमा की बात की और जिस तरह मैं भी भुट्टो साहब को आइडियलाइज़ करती हूँ, उनका एक अपना करिश्मा
था, बल्कि आप तो मेरे से बेहतर समझते होंगे कि इवन अभी भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में 2 पेजेस जो हैं वो भुट्टो साहब की लाइफ के ऊपर हैं, जो कि इंटरनेशनली सारे स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं। बट जब और इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब एक बहुत ज़हीन सियासतदान है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो बैलेंस था वो ख़राब हुआ उनके आने से? या आप समझते हैं कि ये एक, क्योंकि ओवरऑल ही सबकी सब सिचुएशन ऐसी जा रही थी कि जिस तरह हम पार्टी को भुट्टो के टाइम पीरियड से देखते आए थे, उसमें हमें बहुत चेंज और बहुत डिफरेंट लगा जरदारी साहब के टाइम पे। देखिए, होता ये है कि जब लीडरशिप, आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हेड चेंज होता है ना, तो फिर उसके साथ टीम चेंज होती है। हाँ, फिर वो जो नीचे के लोग होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लीडरशिप से, वो भी चेंज हो जाती हैं। तो कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई लीडर आता है, वो अपनी टीम लेके आता है, उसके अपना डिलीवरी का तरीकाकार होता है, अपनी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अपनी मैनेजमेंट होती है। जरदारी साहब के पास चूँकि डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस था, वो एक बिजनेसमैन भी थे, फिर पॉलिटिक्स भी उन्होंने बीबी के साथ, जी, तो उन्होंने जो है अपने तजर्बे से और इतने कम टाइम के अंदर चीज़ों को देखे ना, मुफाहमत के अंदर ला के, तमाम लोगों को वन पेज पे ला के, तमाम को इकट्ठा बिठा के पॉलिटिकल हरीफ ही ख़त्म कर दिए, सबको साथ। तो ये उनका अपना मैं उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉलिटिकल विजडम था उनका। 5 इयर्स का टाइम पीरियड था जिन्होंने कंप्लीट जी। किया और फिर डिलीवर किया नेक्स्ट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। द क्रेडिट गोज टू जरदारी साहब। तो अभी आप देख लेना कि पीडीएम जो है, तो वो तो इस्तीफे दे रही थी, लॉन्ग मार्च कर रही थी और बहुत कुछ करना तो ये चाह रही आपने थी। समझाया उन्हें यार? नहीं, ये तो जरदारी साहब ने उनको बताया कि देखें, आप ऑपोजिशन तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने की, बिल्कुल। बाकी जमातों ने इतनी ऑपोजिशन की नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी पावर में ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, ऑपोजिशन का तरीकाकार और होता है, अगर आप स्पेस देंगे तो अगला आपकी स्पेस ले लेगा, अगले को स्पेस ना दें, इस्तीफे रखें, इट्स वन ऑफ द ऑप्शन। पहले फाइट करें, ओह जबरदस्त। तो फाइट की तो गिरा दिया। आपने सेनेट में क्या किया? मुझे ये तो मैं बड़ा यही कह रहा हूँ ना, upset था वो रिजल्ट। देखें, यही तो लड़ाई थी ना कि अगर वहां पे हम कैंडिडेट 3 लोग सारे मिलके अपना अपना कैंडिडेट देते तो गवर्नमेंट ने जीत जाना था। बिल्कुल तो उन्होंने सबको बताया कि यार, एक कैंडिडेट लाते हैं, जबरदस्त। ऐसा लाएं जिसके ऊपर सारे इकट्ठे मुत्तफिक हों, कंसेंसस बिल्ड करें। वो लाए, फाइट हुई, गिलानी साहब को लेके आए, तो वो जीत गए। देखिए, ये बेसिकली तो ये एक सियासत है ना। बिल्कुल। तो आपने सबको एक पेज पे लाना है, उनके साथ कंसेंसस बिल्ड करने हैं, को थोड़ा गिव एंड टेक होता है कि कुछ अगले का अकोमोडेट करना है, कुछ अपना बंदा करना है। तो कल को कोई और पोजीशन आएगी, वहाँ पे ऑपोजिशन की बाकी पार्टियों को अकोमोडेट कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला था, इसको आप किस सियासी नुक्ता नज़र से, किस हैसियत से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक प्री मैच्योर या कबलस वक्त टाइप ऑफ जो था वो आर्गुमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से? ये ऐसे ही है कि मैं चूंकि लॉयर हूँ, मैं आपको हाँ। मिसाल देने लगा हूँ कि जब किसी बंदे को पता चलता है ना कि यार एक एफआईआर हुई है, तो बीच में नामालूम का भी नाम है, तो वो अपनी कोर्ट से जाके बेल करवा लेता है। ठीक है, वो कहता है कि यार शायद मेरा ही ना हो। हाँ, कि मुझे ही ना उठा ले, समझ गए। तो वो खान साहब को ये डर था कि ये कल को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही ना आए, तो मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी टफ। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ जाता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता, तो खान साहब को डर था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो उससे बेहतर है मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेता हूँ, एटलीस्ट 6 महीने तक मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी तो रहेगी ना। तो उन्होंने वही किया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, गवर्नमेंट को डिसेबल कर, यानी डिस्टेबलाइज करना ही नहीं था, एजेंडा था और स्ट्रेटजीज यूज़ होनी थी। अभी खान साहब को बांध के चलाएंगे, ऐसे नहीं है। जबरदस्त भाई, क्या बात है आपकी। और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि शायद कहीं एफआईआर में मेरा नाम ही ना आ जाए, तो पहले ही उन्हें बेल करा ली ना, उन्होंने कहा बेल करा। सही है, सही है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब ये जो बीच में बड़ा सिलसिला चला लीक्ड वीडियोस का भी और उसके अंदर भी, तो उसको आप किस, उसमें फिर बड़ा ये भी बाद में था कि इसके ऊपर कोई शायद कोर्ट लेगा जो है नोटिफिकेशन, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता सेनेट के इलेक्शन में एक रोज़मर्रा किस तरह की चीज़ें होती, या फिर आप इसको किस तरीके? देखिए, मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखें, एक पुराना सिलसिला चलता आ रहा है, हर बंदा अपना कोशिश करता है, बट इफ़ देयर इज़ अ
कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, अब वन शुड गो टू द प्रॉपर फोरम। उसके कई फोरम्स हैं, उसके ऊपर जाके कंप्लेन करे। कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है। हाँ, ये भी मैं देयर आपसे शुड बी पूछना सम चाह रही थी, कंप्लेनेंट ना। इसको अब लीगली कैसे देखो, कोई देखिए कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेनेंट ही नहीं है तो सोशल मीडिया तो नहीं हो सकता ना देखिए complainant? एंकर्स आके बात करते हैं, ठीक है, वो अपने तौर पे करते हैं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है कोई किसी फोरम पे जाके कंप्लेन तो लॉन्च करे ना। देयर इज नो कंप्लेनेंट, तो हम उसको क्या बात करें, क्या चीज करें? उसको एड्रेस करने की भी मैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी फोरम पे है, व्हाई टू टेक सो मोटो? हम्म, ये जिसको जो बंदा एग्रीव्ड है वो जाके कंप्लेन लॉन्च कर दे। नहीं, आपने प्रॉपर बहुत फोरम, अच्छी बात। प्रॉपर फोरम के ऊपर उसकी सुनवाई होगी, उसको बुलाएंगे, मैटर की इंक्वायरी होगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो देखेंगे इफ इट्स अ केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन या किस किस्म की ऑफेंस बनती है तो उसको प्रॉपरली। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज कोई है ही नहीं, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, हम क्या बात करें? देखिए ना, पुलिस के पास जब कोई शिकायत ही ना आए तो पुलिस किसी को पकड़ेगी? नहीं, कैसे पकड़ सकते? सिंपल सी बात है। ठीक है, पता चला है जी इस बंदे ने उसको मारा, सारा कुछ हो गया, भाई मार खाने वाले ने या किसी और ने कंप्लेन ही नहीं की तो हम क्या करें यार? अब पुलिस तो यही कहती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पीडीएम का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं, कि अभी अभी मजीद ये मफामत रहेगी या इसमें कुछ? देखिए, ये तो एक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा अलायंस बना है जिसके ऊपर वन पॉइंट एजेंडा ये है कि खान साहब से निजात हासिल की जाए। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो उसके बाद देखते हैं, क्योंकि सारी जमातों का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो वो बाद में देखेंगे कि किसका क्या है, कितना कितना लाइजन हो सकता है, कितने कितने कंसेंसस बिल्ड किया। लेकिन इस एक चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बाकी जमातों में आई है, तो उन्होंने बैठ के आपस में मुफाहमत के साथ के चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करते हैं, वरना अपनी अपनी रेस तो हर बंदा खेलना चाहता है। सो दे वांट टू, दैट वाज आई थिंक नीड ऑफ एन आवर एज वेल, कि आप ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करें। देखिए मैं तो इससे अगली बात करूँगा, इसमें सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तमाम जमातों को एंड द पीपल हु मैटर, उन सबको नेशनल इंटरेस्ट के लिए बैठ के वन पेजर लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है। दुनिया के, आप देखें, पाकिस्तान के बाद जितने मुल्क आज़ाद हुए, सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज देख लें, इंडोनेशिया, मलेशिया देख लें, चाइना देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, बांग्लादेश देख लें। बिल्कुल, हम तो वहाँ के वहाँ हैं, बल्कि और पीछे चले गए। ठीक है, उसकी वजह के जो हमारे मुल्क को जिस तरह ग्रो करना चाहिए और जहाँ यहाँ पे चीज़ों की ग्रोथ जैसे होनी चाहिए थी वैसे हो नहीं रही। लैक ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ लीडरशिप, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच मैटर। कोई एक फैक्टर नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि जी ये होता तो ये हो जाता, नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा और ये कंसेंसस बिल्ड करके कलेक्टिव विजडम के साथ आपको हर एक को साथ बैठाना है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, एंड वी ऑल हैव टू कम टू अ कॉमन एजेंडा, कॉमन पॉइंट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। Yes, उसके लिए yes, क्योंकि ये सबसे पहली चीज तो यही इम्पोर्टेंट देखिए, मुल्क है जी। तो हम हैं, हम, हमारा मुल्क नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये मुल्क सबसे जो है ना हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे ये बताइए जुल्फ़िकार, कि जिस तरह सियासत में आपकी हमेशा नज़र रही है, लेकिन आपने लॉ को भी अपने एज अ प्रोफेशन भी रखा और इसके ऊपर आपने अपनी तालीम और अपनी सब चीज़ों को भी किया, तो आप इसको आपस में कैसे कनेक्टिविटी देखते हैं, पॉलिटिक्स की और लॉ की? देखिए, कनेक्टिविटी है, पॉलिटिक्स जो है और लॉ, इट गोज साइड बाय साइड। अब देखें ना कि लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी साल के 3-4 इलेक्शन होते हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, फिर लाहौर बार का है, फिर हाई कोर्ट बार का है, फिर टैक्स बार का है। 4 इलेक्शन तो ये आ गए, 5 साल बाद फिर पंजाब बार का और पाकिस्तान बार का आ जाता है। बिल्कुल। तो ये क्या है कि वहाँ से जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ग्रूमिंग होती है, कल को वो मुल्की सियासत के अंदर आते हैं। तो माय फादर वाज अ लॉयर, 5 साल वो पढ़ाते भी रहे लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो मैं भी पढ़ाता रहा। तो उनका चैम्बर था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं लॉ करूं, तो मैंने लॉ किया
पॉलिटिक्स भी चलती है, लॉ भी चलता है, यहाँ पे यू कैन हेल्प एंड असिस्ट एंड और बहुत से लोगों के मसाइल इस जी तरह मैं हल वही कर कह रहा हूँ सकते कि यू कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल, हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दे कांट अफोर्ड, सो आउट ऑफ 10 आई डू द प्रो बोनो वर्क फॉर 4 5 6 पीपल। अच्छा, हाँ, जबरदस्त, तो बिल्कुल। वो बिल्कुल ये ऐसे है कि कोई आ जाए एंड वी हैव टू हेल्प देम आउट, तो वी डू इट। हम्म, हम्म। मैं वैसे इस पॉइंट पे आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहती थी कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि आपके वालिद साहब का ज़्यादा टाइम जेलों में गुजरा, उन्होंने फिर साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, ये किस तरह उन्होंने मैनेज किया? आप तो साथ रहे इतना, आपने किस तरह, मतलब फॉर मी ही इज़ वेरी करिज्मेटिक। देखिए उन्होंने जब ही वाज अ स्टूडेंट लीडर, ही स्टार्टेड हिज करियर, पॉलिटिकल करियर एज अ स्टूडेंट लीडर। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया, हेले कॉलेज से, फिर एमकॉम किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस किया, फिर लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि वो जब 2002 में जेल में थे तो ही रोट 2 बुक्स, एक हाउ टू बी अ लीडर अच्छा, और एक एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। जबरदस्त। And he was the first working parliamentarian in South Asia who did his PhD in with distinction uh, on the subject of resilience and resistance in the politics of South Asia, subject Benazir Bhutto. अच्छा, So ये 2013 में उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की। उस टाइम पे वो लीडर ऑफ द हाउस भी थे, लेकिन उन्होंने PhD स्टार्ट की हुई थी 2010 से। सो जब वो लीडर ऑफ द हाउस बने तो वीकेंड्स पे लाहौर आते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, ऑन सैटरडे एंड संडे को भी टाइम लगाते थे। सो ही हैज़ डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हेयर कि हु वाज अ वर्किंग पार्लियामेंटेरियन, जिसने अपनी पीएचडी की और एक अपना नाम बनाया। सो स्टडी तो इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। आई रिमेंबर के 97 की बात है। सो उन दिनों आईटी का बूम स्टार्ट हुआ था, तो ही न्यू टाइपिंग एट दैट टाइम, लेकिन उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ना टाइपिंग तो आती है पर आई नीड टू लर्न कंप्यूटर। सो जेल रोड पे कॉलेज था कंप्यूटर, उन्होंने वहाँ पे गए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जाके ना, तो मेरा भाई भी, हम भी कहते थे पापा आप किधर जाते हैं? वो कहते थे यार यू डोंट नो, दिस इज़ द फ्यूचर। वाओ, वो कहते जिसको कंप्यूटर नहीं आता होगा तो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इलिटरेट, वो हैंडीकैप होगा, उसको आगे चल नहीं सकेगा। और ये उनकी सोच उस वक्त ये उस टाइम पे 97 की बात, 97 की बात। जी उन्होंने उसके बाद उस टाइम पे सीखा। सो बीबी चली गई पाकिस्तान से बाहर 99 में, एग्जाइल में जब बीबी को सज़ा दी। जी। उससे पहले वो बाहर ही थी, उसकी गैर मौजूदगी में सज़ा हुई। सो सारी कम्युनिकेशन इट वाज ऑन ईमेल। अगर उन्होंने वो कंप्यूटर ना सीखा होता, और एट दैट टाइम उनको सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया पार्टी का 99 में, जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, जनरल मुशर्रफ ने। सो चीज़ ये कहने की कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड यू हैव टू लर्न एंड कोप अप विद दैट ट्रेंड्स। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दोज ट्रेंड्स यू आर गोइंग टू बिहाइंड। तो आप जब पीछे रह जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आप तो उस टाइम ना अपनी पार्टी आप की फिर खिदमत कूप अप कर नहीं कह सकते हैं, सकते, आप बिल्कुल। कूप अप नहीं कर सकते। देखें पार्टी की खिदमत, ही वाज अ नेशनलिस्ट, उनके लिए पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं था। सो उनके लिए जो काम करते थे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान करते थे। ही वाज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। उनकी जो सियासत थी इट वाज लाइक अ मिशनरी वर्क। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत बात की, वाकई उनका जो काम था वो एक मिशनरी से हम रिजेंबल कर सकते हैं, बिकॉज ही वाज पीपल्स पर्सन, एग्जैक्टली आउट फॉर पीपल ऑल द टाइम। व्हेनेवर आई सॉ हिम ही वाज देयर फॉर पीपल। हमने तो यही सियासत देखी है। आजकल की लोग मुझे कहते हैं आप एक्टिव नहीं होते। मैंने कहा यार आजकल की सियासत तो एक बड़ी लिमिटेड सी सियासत है। आप देखें मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए हैं। तो वो ग्रास रूट से, जो जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे और लोग हैं मेरे जैसे, उनकी गुंजाइश और उनकी ज़रूरत कम होती है, क्योंकि जब पैसे का असर और रसूख होता है तो पढ़े लिखे बंदे की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो वो पैसा चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा पैसा है, ये जो जनरल इलेक्शंस हैं, नाज़म के इलेक्शन हैं, लोकल बॉडीज़ के, तो जो पैसे लगाएगा, पढ़ा लिखा बंदा कहाँ से पैसे लगाएगा? वो अपना रोज़गार पूरा करेगा या क्या करेगा?
और फिर इसीलिए करप्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इतना पैसा लगा कर आएगा उसने सीट पे, कमाने उसने कमाना भी तो उसने है। कमाने हाँ, और उसने उस चीज़ को अपनी कवर भी करना है यस टाइम के साथ यस साथ। नहीं अच्छा मुझे ये बताइए कि बीबी के साथ आपका कभी इंटरेक्शन कोई इंटरेस्टिंग हुआ? कि आपका तो बहुत ज़्यादा उनके वो एक किस्म का आपका घर उनका घर होता था, ये हाँ मुझे पता है इस बात का। लेकिन कोई ऐसा वाक़या कोई शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि बीबी हम सबकी बहुत फेवरेट हमेशा से रही हैं। बीबी के साथ कई इंटरेक्शन रहे। हुँ, सो मैं 2004 में दुबई गया हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस पे। तो माय फादर आस्क्ड मी कि बीबी दुबई में है तो जस्ट लीव अ मैसेज। मैंने कहा पापा बीबी मसरूफ़ होगी, किधर मिलेंगी बीबी? उन्होंने कहा यार जस्ट लीव अ कर्टेसी मैसेज, तुम आए हो उनको पता चलेगा कि यू वर हेयर एंड यू नेवर कॉल्ड, सो यू जस्ट लीव। तो आई लेफ्ट अ मैसेज। तो मुझे कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने बताया, अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद आया कि जी बीबी कह रही हैं आप कल दोपहर को लंच मेरे साथ करें। ज़बरदस्त कुछ। तो फिर मैं आई हैड फर्स्ट टाइम इट वाज अ वन ऑन वन। बहुत उससे पहले आपको मैं एक क्लिप भी दिखाऊंगा कि 86 में जब बीबी आई थी तो बीबी मेंशन इन 2004 मेरे वालिद की बुक पे। सो मैं नीचे था तो माय फादर पुल्ड मी अप ऑन द ट्रक और मैं एज छोटा बच्चा बीबी से मिला था। रात का बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रक चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो हमने देखे कि एक छोटा सा लड़का साइड पर है, भाग रहा है। तो बदर साहब ने लीन ओवर करके, छोटा सा बच्चा था, उसको उठा करके ऊपर किया ट्रक पर और कहा बीबी ये मेरा बेटा अली है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज वो छोटा सा बच्चा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है। और मैं मिसेस बदर को मुबारकबाद दूंगी। बदर साहब आपको भी, आप तो जेल में होते थे, आप तो जलसा और जुलूसे में होते थे कि आपने इतनी खूबसूरत काम की है इस बच्चे के परवरिश में। मैंने अली की मतलब मैं आया था मिलने के लिए, तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई उनके जज्बे के साथ, उनके इंटेलिजेंस के साथ, उनकी पॉलिटिकल इंसाइट के साथ, कि मैं सोचने लगी कि हमारी तंजीम में बदर साहब की तो जरूरत है मगर अली की भी जरूरत है। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो अभी काम कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली और हर अली के ऊपर ये डिमांड रखेगी कि अभी आओ और अवाम के काम को जारी रखो। 2004 में हुआ ना, बीबी ने बुलाया, बीबी ने बहुत ज़्यादा घर में इज्जत दी, खाना हमने इकट्ठे खाया। 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो कोई 2 घंटे, हम 2.25 घंटे इकट्ठे बीबी के घर पे रहे। तो बीबी काफ़ी देर तो पहले बताती रही पॉलिटिक्स के हवाले से। जनरल मुशर्रफ थे उस टाइम पे, काफ लीग की गवर्नमेंट थी, मुतद्दा MMA बड़ी एक्टिव थे। तो वो शी वाज डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम चुप करके सुनते रहे। तो कोई 1.5 घंटा बाद बीबी ने, जब हम ग्रीन टी पीने लगे ना, तो बीबी ने उस टाइम पे मुझे कहा कि आप क्या करते हो अली? तो मैंने कहा जी मैं वैसे तो बैंक में जॉब करता हूँ बट आई टीच। उन्होंने कहा अच्छा यू टीच, क्या पढ़ाते हैं आप? मैंने कहा जी आई टीच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप। बीबी का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। सो उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटजिक प्लानिंग पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन पढ़ाता हूँ। सो आई टीच लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बट मेनली माई फोकस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप विच इंटरेस्ट यू। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू वर्क विद मी? ओके। तो मैंने कहा जी अभी तो मैं बिल्कुल। उन्होंने कहा अच्छा आई विल हैव अ वर्ड विद योर फादर। सो मैं अभी वापस नहीं आया था तो बीबी रोट अ ईमेल। तो माय बीबी यूज्ड टू कॉल माय फादर JB. Okay, So yeah. she wrote on an email कि JB, it was very nice meeting your son Ali and he is grown up. बीबी ने लंबी उनका I would like him to work with me. Then my father said कि बीबी अभी उसने अपना काम स्टार्ट किया, पढ़ा रहा है, तो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ना I need you and him as well. Okay. कि मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत है बट मुझे इसको भी ज़रूरत है। तो वो फिर वो बीबी के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ। फिर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ 2006 में, तो मैं
इंग्लैंड गया हुआ था, लंदन में, वहाँ पे बीबी से, सो पीपल्स पार्टी और जब PMLN का, हाँ PMLN जी, का हाँ जी, चार्टर। हाँ जी, तो आप लोगों की कोई NRO पे भी बात हुई? उस टाइम पे NRO कहीं करीब भी नहीं नहीं था। था, अच्छा सही है। तो फिर उसके बाद 2007 में मैं गया हुआ, फिर इसी तरह मैंने कॉल किया, बीबी ने घर बुलाया। सो उस टाइम पे इट वाज इन मार्च 2007 एंड बीबी को पता था कि अब पाकिस्तान जाने के आगे हालात बनने हैं, वो थिंग्स वर हैपनिंग। या कुछ कुकिंग हो रही थी। तो बीबी ने उस टाइम पे फिर मेरे साथ बैठ के बहुत सारी बातें की कि व्हेन आई विल कम यू हैव टू वर्क विद मी एंड यू विल डू दिस थिंग विद मी। सो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर देखो, मैं बोलती हूँ तो उसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ये करते हैं, सो वी हैव टू बिल्ड अप आवर ओन मीडिया हाउस, अपना खुद करना है, ये करना है, ये करना है। सो शी टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स के जो कि उस टाइम पे लोगों को आइडिया नहीं था। So she was not a she was not an ordinary leader. She was an extraordinary leader with the vision and charisma. both। ठीक है। और फिर वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत थी। 30 years struggle is not a joke. बिल्कुल। कि वो, और फिर सबसे बड़ा उनका ये था कि she was a team player. वो टीम को साथ लेके चलती थी, लोगों को ग्रूम करती थी, ग्रो कराती थी, लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। जो भुट्टो साहब वाली क्वालिटीज़ थी ना, वो बीबी के अंदर भी थी कि जो बात कह देनी, किसी से कोई कमिटमेंट करनी, पूरी करनी। ये नहीं है कि अब वक्ती तौर पे आपसे कमिटमेंट की, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कि मैं तो जान पहचान ही नहीं। तो अभी आपको ऐसी क्वालिटीज बिलावल में भी लगती हैं? बिलावल इज़ अ वेरी गुड मैन, अच्छा। वेरी फाइन, वेरी रिस्पेक्टफुल। आपसे वो जब मिलता है इतने अच्छे तरीके से ग्रीट करेगा, मिलेगा, बैठेगा, इज्जत करेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो सारी चीज़ें हैं उसको इनहेरिट हुई हैं, ये बीबी की साइड से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीबी से उसको बहुत चीज़ें हुई हैं। तो Obviously, it was such a legendary family, बिल्कुल revolution लेकर आए। बिल्कुल। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। थोड़ा सा हम आपसे कोई कैंडिड गुफ्तगू करना चाहेंगे। मुझे बताएं, आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? इट वाज बेसिकली आई न्यू माय वाइफ, ओके। बट ये कि घर वालों को ये बताया कि अरेंज? घर वालों को नहीं बताया अरेंज, घर वालों ने ही की अरेंज। अच्छा अच्छा, हाँ सही। यहाँ भी आपने, मुझे लगता है, कोई सियासी और नहीं, मैं तो आपको क्लैरिटी के साथ बात अच्छा बताई। मुझे बताएं, म्यूजिक या डांस, क्या चीज़ आपको? बोथ। अच्छा, वाह जबरदस्त। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको अगर पावर कोई मिले, कोई सीट, तो आप कौन सी लेना चाहेंगे? अगर फर्ज करें आपकी 1 मिनट के लिए आप हैं पार्टी। मैं 1 मिनट के लिए तो कभी भी नहीं आऊंगा। नहीं, एक फर्ज करने को कह, सीट अच्छा, आपको 5 साल के लिए तो कौन सी लेंगे? ये डिपेंड करता है अल्लाह ताला ने क्या मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है। फिर भी बंदे मैंने का दिल कभी तो होता है ना कि मैं कभी सोचा नहीं, सेनेट का चेयरमैन हूँ या मैं कुछ इस कभी टाइप की। सोचा नहीं, नेवर थॉट अबाउट इट। अच्छा, और आप लॉ को प्रैक्टिस करना चाहें, मतलब उसको अपनी आई विल continuity में कंटिन्यू दिस रखेंगे? प्रोफेशन ओके ऑलवेज। ओके। अच्छा, अगर आपको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो लाहौर, तो कैसे करें? लाहौर वाइब्रेंट, लाइवली एंड हॉस्पिटेबल सिटी। ओके। अब फजलुर रहमान, पहला लफ्ज क्या आता है आपके ज़हन? मौलाना साहब इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन। इमरान खान? इमरान खान वाज अ गुड क्रिकेटर। एंड दैट्स ऑल? Yeah. दैट्स ऑल फोक्स। ओके। जुल्फिकार अली बदर, 3 वर्ड्स में बताइए। जुल्फिकार अली बदर, मुश्किल है अपने बारे वैसे में अपने कहना। नाम के 3 हिस्से कर लें। जुल्फिकार, मेरा नाम जो है ना अली, वो बदर। भुट्टो साहब ने रखा था। अच्छा When I was born, तो my father and भुट्टो साहब were together in कोट लखपत जेल। अच्छा। तो मेरी पिक्चर फिर भुट्टो साहब ने मंगवाई, उसके पीछे लिख के फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहब हमारे घर आई। अच्छा। सो my name has a history as well. ओह वाह, जबरदस्त। ये Yeah. आपने शुरू में नहीं बताई, तो आपने बाकी 3 वर्ड्स से ज्यादा लंबे इसके ऊपर हो So गए। this name is a historical name. नहीं, थैंक यू सो मच। आपका सोशल वर्क जो है उसके ऊपर कुछ कहना चाहें आप? जिस तरह आप कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, खुद भी कर रहे होते हैं काम। वॉलंटरी वर्क बहुत ज़्यादा, अभी तो मैंने फोकस शुरू किया है लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। सेमिनार्स करा रहे हैं आप? सेमिनार्स एग्जैक्टली। सो उसमें लोगों को बुलाते हैं, ग्रूम कराते हैं, क्वेश्चन आंसर, ताकि लोगों को क्लैरिटी आए कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स।
नहीं, ज़बरदस्त। और इसके ऊपर तो हम भी आपके साथ हैं कि जो आप लीडरशिप के ऊपर सेमिनार्स करा रहे हैं, उसमें हमने पहले भी एक दफ़ा बात की जी, थी कि जी। वी विल टेक दिस प्रोजेक्ट एंड वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर। लेकिन ये इंटरव्यू चलते रहेंगे और गुफ्तगू भी चलती रहेगी, लेकिन टाइम की भी कमी है और इन्होंने भी आगे जाना है, तो हम इसको इस वक्त यहाँ पर एंड करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिक्स पे बल्कि अपनी हिस्ट्री और अपनी फैमिली की बातें भी हमारे साथ शेयर की। देखते रहिएगा अल्फा वेव बाय सैम अली दादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी मुलाकात एक और सुपर सोल से कराएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।